आइए सुनते हैं मुंशी प्रेमचंद के लिखे उपन्यास गबन का 7वां भाग। जल्पा अब वो एकांत वासिनी रमणी न थी जो दिन भर मुंह लपेटे उदास पड़ी रहती थी। उसे अब घर में बैठना अच्छा नहीं लगता था। अब तक तो वो मजबूर थी, कहीं आ जा न सकती थी। अब ईश्वर की दया से उसके पास भी गहने हो गए थे। फिर वो क्यों मन मारे घर में पड़ी रहती? वस्त्राभूषण कोई मिठाई तो नहीं जिसका स्वाद एकांत में लिया जा सके। आभूषणों को संदूकची में बंद करके रखने से क्या फायदा? मोहल्ले या बिरादरी में कहीं से बुलावा आता तो वो सास के साथ अवश्य जाती। कुछ दिनों के बाद सास की भी जरूरत न रही, वो अकेली आने जाने लगी। फिर कार्य प्रयोजन की कैद भी नहीं रही। उसके रूप, लावण्य, वस्त्र, आभूषण और शील विनय ने मोहल्ले की स्त्रियों में उसे जल्दी ही सम्मान के पद पर पहुंचा दिया। उसके बिना मंडली सूनी रहती थी। उसका कंठ स्वर इतना कोमल था, भाषण इतना मधुर, छवि इतनी अनुपम कि वो मंडली की रानी मालूम होती थी। उसके आने से मोहल्ले के नारी जीवन में जान सी पड़ गई। नित्य ही कहीं न कहीं जमाव हो जाता। घंटे 2 घंटे गा बजाकर या गपशप करके रमणियां दिल बहला लिया करती। कभी किसी के घर, कभी किसी के घर। फागुन में 15 दिन बराबर गाना होता रहा। जल्पा ने जैसा रूप पाया था वैसा ही उदार हृदय भी पाया था। पान पत्तों का खर्च प्राय उसी के मत्थे पड़ता। कभी कभी गायें बुलाई जाती, उनकी सेवा सत्कार का भार उसी पर था। कभी कभी वो स्त्रियों के साथ गंगा स्नान करने जाती। तांगे का किराया और गंगा तट पर जलपान का खर्च भी उसके मत्थे जाता। इस तरह उसके 2-3 रुपए रोज उड़ जाते थे। रमा आदर्श पति था। जल्पा अगर मांगती तो प्राण तक उसके चरणों पर रख देता। रुपए की हैसियत ही क्या थी? उसका मुंह जोहता रहता था। जल्पा उससे इन जमघटों की रोज चर्चा करती। उसका स्त्री समाज में कितना आदर सम्मान है, ये देखकर वो फूला न समाता था। एक दिन इस मंडली को सिनेमा देखने की धुन सवार हुई। वहां की बहार देखकर सब की सब मुग्ध हो गईं। फिर तो आए दिन सिनेमा की सैर होने लगी। रमा को अब तक सिनेमा का शौक न था। शौक होता भी तो क्या करता? अब हाथ में पैसे आने लगे थे। उस पर जल्पा का आग्रह। फिर भला वो क्यों न जाता? सिनेमा गृह में ऐसी कितनी ही रमणियां मिलती जो मुंह खोले निसंकोच हंसती बोलती रहती थीं। उनकी आज़ादी गुप्त रूप से जल्पा पर भी जादू डालती जाती थी। वो घर से बाहर निकलते ही मुंह खोल लेती, मगर संकोचवश पर्दे वाली स्त्रियों के ही स्थान पर बैठती। उसकी कितनी इच्छा होती कि रमा भी उसके साथ बैठता। आखिर वो उन फैशनेबल औरतों से किस बात में कम है? रूप रंग में वो हेटी नहीं, सज धज में किसी से कम नहीं, बातचीत करने में कुशल। फिर वो क्यों पर्दे वालियों के साथ बैठे? रमा बहुत शिक्षित न होने पर भी देश और काल के प्रभाव से उदार था। पहले तो वो पर्दे का ऐसा अनन्य भक्त था कि माता को कभी गंगा स्नान कराने लेवा जाता तो पंडों तक से न बोलने देता। कभी माता की हंसी मर्दाने में सुनाई देती तो आकर बिगड़ता। तुमको जरा भी शर्म नहीं है अम्मा? बाहर लोग बैठे हुए हैं और तुम हंस रही हो। माँ लज्जित हो जाती थी, किंतु अवस्था के साथ रमा का ये लिहाज गायब होता जाता था। उस पर जल्पा की रूप छटा उसके साहस को और भी उत्तेजित करती थी। जल्पा रूपहीन, काली कलूटी, फूहड़ होती तो वो जबरदस्ती उसको पर्दे में बैठाता। उसके साथ घूमने या बैठने में उसे शर्म आती। जल्पा जैसी अनन्य सुंदरी के साथ सैर करने में आनंद के साथ गौरव भी तो था। वहाँ के सभ्य समाज की कोई महिला रूप, गठन और श्रृंगार में जल्पा की बराबरी न कर सकती थी। देहात की लड़की होने पर भी शहर के रंग में वो इस तरह रंग गई थी मानो जन्म से शहर में ही रहती आई है। थोड़ी सी कमी अंग्रेजी शिक्षा की थी, उसे भी रमा पूरी किए देता था। मगर पर्दे का ये बंधन टूटे कैसे? भवन में रमा के कितने ही मित्र, कितनी ही जान पहचान के लोग बैठे नजर आते थे। वो उसे जल्पा के साथ बैठे देखकर कितना हंसेंगे। आखिर एक दिन उसने समाज के सामने ताल ठोक कर खड़े हो जाने का निश्चय कर ही लिया। जल्पा से बोला,
आज हम तुम सिनेमा घर में साथ बैठेंगे। जल्पा के हृदय में गुदगुदी सी होने लगी। हार्दिक आनंद की आभा चेहरे पर झलक उठी। बोली, सच? नहीं भाई, साथ वालियां जीने न देंगी। इस तरह डरने से तो फिर कुछ भी ना होगा। ये क्या स्वांग है कि स्त्रियां मुंह छिपाए चिक की आड़ में बैठी रहें। इस तरह ये मामला भी तय हो गया। पहले दिन दोनों झेंपते रहे, लेकिन दूसरे दिन से हिम्मत खुल गई। कई दिनों के बाद वो समय भी आया कि रमा और जल्पा संध्या समय पार्क में साथ साथ टहलते दिखाई दिए। जल्पा ने मुस्कुरा कर कहा, कहीं बाबूजी देख लें तो? तो क्या, कुछ नहीं। मैं तो शर्म के मारे गड़ जाऊं। अभी तो मुझे भी शर्म आएगी, मगर बाबूजी खुद ही इधर न आएंगे। और जो कहीं अम्मा जी देख ले? अम्मा से कौन डरता है, 2 दलीलों में ठीक कर दूंगा। 10 ही 5 दिन में जल्पा ने नए महिला समाज में अपना रंग जमा लिया। उसने इस समाज में इस तरह प्रवेश किया जैसे कोई कुशल वक्ता पहली बार परिषद के मंच पर आता है। विद्वान लोग उसकी उपेक्षा करने की इच्छा होने पर भी उसकी प्रतिभा के सामने सिर झुका देते हैं। जल्पा भी आई, देखा और विजय कर लिया। उसके सौंदर्य में वो गरिमा, वो कठोरता, वो शान, वो तेजस्विता थी जो कुलीन महिलाओं के लक्षण हैं। पहले ही दिन एक महिला ने जल्पा को चाय पर निमंत्रण दे दिया और जल्पा इच्छा न रहने पर भी उसे अस्वीकार न कर सकी। जब दोनों प्राणी वहां से लौटे तो रमा ने चिंतित स्वर में कहा, तो कल इसकी चाय पार्टी में जाना पड़ेगा। क्या करती, इनकार करते भी तो न बनता था। तो सवेरे तुम्हारे लिए एक अच्छी सी साड़ी ला दूं? क्या मेरे पास साड़ी नहीं है? जरा देर के लिए 50-60 रुपए खर्च करने से क्या फायदा? तुम्हारे पास अच्छी साड़ी कहाँ है? इसकी साड़ी तुमने देखी? ऐसी ही तुम्हारे लिए भी लाऊंगा। जल्पा ने विवशता के भाव से कहा, मुझे साफ कह देना चाहिए था कि फुर्सत नहीं है। रमानाथ, फिर इनकी दावत भी तो करनी पड़ेगी। ये तो बुरी विपत्ति गले पड़ी। विपत्ति कुछ नहीं, सिर्फ यही ख्याल है कि मेरा मकान इस काम के लायक नहीं। मेज़, कुर्सियाँ, चाय के सेट रमेश के यहाँ से मांग लाऊंगा, लेकिन घर के लिए क्या करूं? क्या ये ज़रूरी है कि हम लोग भी दावत करें? रमा ने ऐसी बात का कुछ उत्तर न दिया। उसे जल्पा के लिए एक जूते की जोड़ी और सुंदर कलाई की घड़ी की फिक्र पैदा हो गई। उसके पास कौड़ी भी न थी। उसका खर्च रोज बढ़ता जाता था। अभी तक गहने वालों को 1 पैसा भी देने की नौबत न आई थी। एक बार गंगू महाराज ने इशारे से तकाजा भी किया था, लेकिन ये भी तो नहीं हो सकता कि जल्पा फटे हालों चाय पार्टी में जाए। नहीं, जल्पा पर वो इतना अन्याय नहीं कर सकता। इस अवसर पर जल्पा की रूप शोभा का सिक्का बैठ जाएगा। सभी तो आज चमाचम साड़ियां पहने हुए थीं। जड़ाऊ कंगन और मोतियों के हारों की भी तो कमी न थी, पर जल्पा अपने सादे आवरण में उनसे कोसों आगे थी। उसके सामने एक भी नहीं जचती थी। ये मेरे पूर्व कर्मों का फल है कि मुझे ऐसी सुंदरी मिली। आखिर यही तो खाने पहनने और जीवन का आनंद उठाने के दिन है। जब जवानी ही में सुख न उठाया तो बुढ़ापे में क्या कर लेंगे? बुढ़ापे में मान लिया धन हुआ ही तो क्या यौवन बीत जाने पर ये विवाह किस काम का? साड़ी और घड़ी लाने की उसे धुन सवार हो गई। रात भर तो उसने सब्र किया। दूसरे दिन दोनों चीजें लाकर ही दम लिया। जल्पा ने झुंझलाकर कहा, मैंने तो तुमसे कहा था कि इन चीजों का काम नहीं है। 150 से कम की ना होंगी। 150? इतना फिजूल खर्च मैं नहीं हूं। 150 से कम की ये चीजें नहीं हैं। जल्पा ने घड़ी कलाई में बांध ली और साड़ी खोलकर मंत्रमुग्ध नजरों से देखा। तुम्हारी कलाई पर यह घड़ी कैसी खिल रही है। मेरे रुपए वसूल हो गए। सच बताओ, कितने रुपए खर्च हुए? सच बता दूं, 135 रुपए। 75 रुपए की साड़ी, 10 के जूते और 50 की घड़ी। ये 150 ही हुए। मैंने कुछ बढ़ाकर थोड़े कहा था। मगर ये सब रुपए अदा कैसे होंगे?
उस चुड़ैल ने व्यर्थ ही मुझे निमंत्रण दे दिया। अब मैं बाहर जाना ही छोड़ दूंगी। रमा भी इसी चिंता में मग्न था, पर उसने अपने भाव को प्रकट करके जल्पा के हर्ष में बाधा न डाली। बोला, सब अदा हो जाएगा। जल्पा ने तिरस्कार के भाव से कहा, कहाँ से अदा हो जाएगा? जरा सुनो। कौड़ी तो बचती नहीं, अदा कहाँ से हो जाएगा? वो तो कहो बाबूजी घर का खर्च संभाले हुए हैं, नहीं तो मालूम होता। तुम क्या समझते हो मैं गहने और साड़ियों पर मरती हूँ? इन चीज़ों को लौटा आओ। रमा ने प्रेमपूर्ण नज़रों से कहा, इन चीज़ों को रख लो, फिर तुमसे बिना पूछे कुछ न लाऊंगा। संध्या समय जब जल्पा ने नई साड़ी और नए जूते पहने, घड़ी कलाई पर बांधी और आईने में अपनी सूरत देखी, तो मारे गर्व और उल्लास के उसका मुखमंडल प्रज्वलित हो उठा। उसने उन चीज़ों के लौटाने के लिए सच्चे दिल से कहा हो, पर इस समय वो इतना त्याग करने को तैयार न थी। संध्या समय जल्पा और रमा छावनी की ओर चले। महिला ने केवल बंगले का नंबर बतला दिया था। बंगला आसानी से मिल गया। फाटक पर साइन बोर्ड था, इंदुभूषण, एडवोकेट, हाईकोर्ट। अब रमा को मालूम हुआ कि वो महिला पंडित इंदुभूषण की पत्नी थी। पंडित जी काशी के नामी वकील थे। रमा ने उन्हें कितनी ही बार देखा था, पर इतने बड़े आदमी से परिचय का सौभाग्य उसे कैसे होता? 6 महीने पहले वो कल्पना भी न कर सकता था कि किसी दिन उसे उनके घर निमंत्रित होने का गौरव प्राप्त होगा। पर जल्पा की बदौलत आज वो अनहोनी बात हो गई। वो काशी के बड़े वकील का मेहमान था। रमा ने सोचा था कि बहुत से स्त्री पुरुष निमंत्रित होंगे, पर यहाँ वकील साहब और उनकी पत्नी रतन के सिवाय और कोई न था। रतन इन दोनों को देखते ही बरामदे में निकल आई और उनसे हाथ मिलाकर अंदर ले गई। अपने पति से उनका परिचय कराया। पंडित जी ने आराम कुर्सी पर लेटे ही लेटे दोनों मेहमानों से हाथ मिलाया और मुस्कुराकर कहा, क्षमा कीजिएगा बाबू साहब, मेरा स्वास्थ्य अच्छा नहीं है। आप यहाँ किसी ऑफिस में हैं? रमा ने झेंपते हुए कहा, जी हाँ, म्युनिसिपल ऑफिस में हूँ। अभी हाल ही में आया हूँ। कानून की तरफ जाने का इरादा था, पर नए वकीलों की यहाँ जो हालत हो रही है उसे देखकर हिम्मत न पड़ी। रमा ने अपना महत्व बढ़ाने के लिए जरा सा झूठ बोलना अनुचित न समझा। इसका असर बहुत अच्छा हुआ। अगर वो साफ कह देता, मैं 25 रुपए का क्लर्क हूँ, तो शायद वकील साहब उससे बातें करने में अपना अपमान समझते। बोले, आपने बहुत अच्छा किया जो इधर नहीं आए। वहाँ 2-4 साल के बाद अच्छी जगह पर पहुँच जाएंगे। यहाँ संभव है 10 साल तक आपको कोई मुकदमा ही न मिलता। जल्पा को अभी तक संदेह हो रहा था कि रतन वकील साहब की बेटी है या पत्नी। वकील साहब की उम्र 60 से नीचे न थी। चिकनी चांद आसपास के सफ़ेद बालों के बीच में वार्निश की हुई लकड़ी की भांति चमक रही थी। मूछें साफ थीं, पर माथे की शिकन और गालों की झुर्रियां बतला रही थी कि यात्री संसार यात्रा से थक गया है। आराम कुर्सी पर लेटे हुए वो ऐसे मालूम होते थे जैसे बरसों के मरीज हों। हाँ, रंग गोरा था, जो 60 साल की गर्मी सर्दी खाने पर भी उड़ न सका था। ऊंची नाक थी, ऊंचा माथा और बड़ी बड़ी आंखें, जिनमें अभिमान भरा हुआ था। उनके मुख से ऐसा भासित होता था कि उन्हें किसी से बोलना या किसी बात का जवाब देना भी अच्छा नहीं लगता। इसके प्रतिकूल रतन सांवली, सुगठित युवती थी, बड़ी मिलनसार, जिसे गर्व ने छुआ तक न था। सौंदर्य का उसके रूप में कोई लक्षण न था। नाक चिपटी थी, मुख गोल, आंखें छोटी, फिर भी वो रानी सी लगती थी। जल्पा उसके सामने ऐसे लगती थी जैसे सूर्यमुखी के सामने जूही का फूल। चाय आई। मेवे, फल, मिठाई, बर्ग की कुल्फी सब मेज़ों पर सजा दिए गए। रतन और जल्पा एक मेज़ पर बैठीं। दूसरी मेज़ रमा और वकील साहब की थी। रमा मेज़ के सामने जा बैठा, मगर वकील साहब अभी आराम कुर्सी पर लेटे ही हुए थे। रमा ने मुस्कुराकर वकील साहब से कहा, आप भी तो आए। वकील साहब ने लेटे लेटे मुस्कुराकर कहा,
आप शुरू कीजिए, मैं भी आया जाता हूँ। लोगों ने चाय पी, फल खाए, पर वकील साहब के सामने हंसते बोलते रमा और जल्पा दोनों ही झिझकते थे। जिंदा दिल बूढ़ों के साथ तो सोहबत का आनंद उठाया जा सकता है, लेकिन ऐसे रूखे निर्जीव मनुष्य जवान भी हों तो दूसरों को मुर्दा बना देते हैं। वकील साहब ने बहुत आग्रह करने पर 2 घूंट चाय पी। दूर से बैठे तमाशा देखते रहे। इसीलिए जब रतन ने जल्पा से कहा, चलो हम लोग जरा बगीचे की सैर करें, इन दोनों महाशयों को समाज और नीति की विवेचना करने दें, तो मानो जल्पा के गले का फंदा छूट गया। रमा ने पिंजड़े में बंद पक्षी की भांति उन दोनों को कमरे से निकलते देखा और एक लंबी सांस ली। अगर वो जानता कि यहाँ ये विपत्ति उसके सिर पड़ जाएगी तो आने का नाम न लेता। वकील साहब ने मुंह सिकोड़कर पहलू बदला और बोले, मालूम नहीं पेट में क्या हो गया है कि कोई चीज़ हजम ही नहीं होती। दूध भी नहीं हजम होता। चाय को लोग न जाने क्यों इतने शौक से पीते हैं। मुझे तो इसकी सूरत से भी डर लगता है। पीते ही बदन में ऐंठन सी होने लगती है और आंखों से चिंगारियां सी निकलने लगती हैं। रमा ने कहा, आपने हाजमे की कोई दवा नहीं की? वकील साहब ने अरुचि के भाव से कहा, दवाओं पर मुझे रत्ती भर भी विश्वास नहीं। इन वैद्य और डॉक्टरों से ज्यादा बेसमझ आदमी संसार में न मिलेंगे। किसी में निदान की शक्ति नहीं। 2 वैद्यों और 2 डॉक्टरों के निदान कभी न मिलेंगे। लक्षण वही है, पर एक वैद्य रक्त दोष बतलाता है, दूसरा पित्त दोष। एक डॉक्टर फेफड़े की सूजन बतलाता है, दूसरा अमाशय का विकार। बस अनुमान से दवा की जाती है और निर्दयता से रोगियों की गर्दन पर छुरी मुड़ी जाती है। इन डॉक्टरों ने मुझे तो अब तक जहन्नुम पहुंचा दिया होता, पर मैं उनके पंजे से निकल भागा। योगाभ्यास की बड़ी प्रशंसा सुनता हूं, पर कोई ऐसे महात्मा नहीं मिलते जिनसे कुछ सीख सकूं। किताबों के आधार पर कोई क्रिया करने से लाभ के बदले हानि होने का डर रहता है। यहाँ तो आरोग्य शास्त्र का खंडन हो रहा था, उधर दोनों महिलाओं में प्रगाढ़ स्नेह की बातें हो रही थीं। रतन ने मुस्कुराकर कहा, मेरे पतिदेव को देखकर तुम्हें बड़ा आश्चर्य हुआ होगा। जल्पा को आश्चर्य ही नहीं, भ्रम भी हुआ था। बोली, वकील साहब का दूसरा विवाह होगा? हाँ, अभी 5 ही बरस तो हुए हैं। इनकी पहली स्त्री को मरे 35 वर्ष हो गए। उस समय इनकी अवस्था कुल 25 साल की थी। लोगों ने समझाया दूसरा विवाह कर लो, पर इनके एक लड़का हो चुका था। विवाह करने से इनकार कर दिया और 30 साल तक अकेले रहे। मगर आज 5 वर्ष हुए, जवान बेटे का देहांत हो गया। तब विवाह करना आवश्यक हो गया। मेरे माँ बाप न थे, मामा जी ने मेरा पालन किया था। कह नहीं सकती इनसे कुछ ले लिया या इनकी सज्जनता पर मुग्ध हो गए। मैं तो समझती हूँ ईश्वर की यही इच्छा थी, लेकिन मैं जब से आई हूँ मोटी होती चली जाती हूँ। डॉक्टरों का कहना है कि तुम्हें संतान नहीं हो सकती। बहन, मुझे तो संतान की लालसा नहीं है, लेकिन मेरे पति मेरी दशा देखकर बहुत दुखी रहते हैं। मैं ही इनके सब रोगों की जड़ हूँ। आज ईश्वर मुझे एक संतान दे दे तो इनके सारे रोग भाग जाएंगे। कितना चाहती हूँ कि दुबली हो जाऊं। गर्म पानी से टब स्नान करती हूँ, रोज़ पैदल घूमने जाती हूँ, घी दूध कम खाती हूँ, भोजन आधा कर दिया है। जितना परिश्रम करते बनता है करती हूँ, फिर भी दिन दिन मोटी ही होती जाती हूँ। कुछ समझ में नहीं आता क्या करूँ। जल्पा, वकील साहब तुमसे चिढ़ते होंगे? नहीं बहन, बिल्कुल नहीं। भूल कर भी कभी मुझसे इसकी चर्चा नहीं की। उनके मुंह से कभी एक शब्द भी ऐसा नहीं निकला जिससे उनकी मनोव्यथा प्रकट होती। पर मैं जानती हूँ ये चिंता उन्हें मारे डालती है। अपना कोई बस नहीं। क्या करूँ? मैं जितना चाहूँ खर्च करूँ, जैसे चाहूँ रहूँ, कभी नहीं बोलते। जो कुछ पाते हैं लाकर मेरे हाथ पर रख देते हैं। समझाती हूँ, अब तुम्हें वकालत करने की क्या ज़रूरत है, आराम क्यों नहीं करते? पर इनसे घर पर बैठे रहा नहीं जाता। केवल 2 चपातियों से नाता है। बहुत जिद की
तो 2-4 दाने अंगूर खा लिए। मुझे तो उन पर दया आती है। अपने से जहाँ तक हो सकता है उनकी सेवा करती हूँ। आखिर वो मेरे लिए ही तो अपनी जान खपा रहे हैं। जल्पा, ऐसे पुरुष को देवता समझना चाहिए। यहाँ तो एक स्त्री मरी नहीं कि दूसरा ब्याह रच गया। 30 साल अकेले रहना सबका काम नहीं है। हाँ बहन, है तो देवता ही। अब भी कभी उस स्त्री की चर्चा आ जाती है तो रोने लगते हैं। तुम्हें उनकी तस्वीर दिखाऊंगी। देखने में जितने कठोर मालूम होते हैं, भीतर से इनका हृदय उतना ही नरम है। कितने ही अनाथों, विधवाओं और गरीबों के महीने बांध रखे हैं। तुम्हारा ये कंगन तो बड़ा सुंदर है। हाँ, बड़े अच्छे कारीगर का बनाया हुआ है। मैं तो यहाँ किसी को जानती ही नहीं। वकील साहब को गहनों के लिए कष्ट देने की इच्छा नहीं होती। मामूली सुनारों से बनवाते डर लगता है, न जाने क्या मिला दे। मेरी सब पत्नी जी के सब गहने रखे हुए हैं, लेकिन वो मुझे अच्छे नहीं लगते। तुम बाबू रमानाथ से मेरे लिए ऐसा ही एक जोड़ा कंगन बनवा दो। देखिए, पूछती हूँ। आज तुम्हारे आने से जी बहुत खुश हुआ जल्पा। दिन भर अकेली पड़ी रहती हूँ। जी घबराया करता है। किसके पास जाऊँ? किसी से परिचय नहीं, और न मेरा मन ही चाहता है कि उनसे बातें करूँ। 2-1 महिलाओं को बुलाया, उनके घर गई। चाहा कि उनसे बहनापा जोड़ लूँ, लेकिन उनके आचार विचार देखकर उनसे दूर रहना ही अच्छा मालूम हुआ। दोनों ही मुझे उल्लू बनाकर लूटना चाहती थीं। मुझसे रुपए उधार ले गईं और आज तक नहीं दिए। श्रृंगार की चीज़ों पर मैंने उनका इतना प्रेम देखा कि कहते लज्जा आती है। तुम घड़ी आधा घड़ी के लिए रोज़ चली आया करो बहन। जल्पा, वाह, इससे अच्छा और क्या होगा? मैं मोटर भेज दिया करूँगी। रतन, अरे क्या ज़रूरत है, तांगे तो मिलते ही हैं। न जाने क्यों तुम्हें छोड़ने को जी नहीं चाहता। तुम्हें पाकर रमानाथ जी अपना भाग्य सराहते होंगे। जल्पा ने मुस्कुरा कर कहा, भाग्य वाग्य तो कहीं नहीं सराहते, घुड़कियां जमाया करते हैं। सच? मुझे तो विश्वास नहीं आता। लो, वो भी आ गए। पूछना, ऐसा दूसरा कंगन बनवा देंगे? जल्पा रमा से, क्यों? चरणदास से कहा जाए तो ऐसा कंगन कितने दिन में बना देगा? रतन ऐसा ही कंगन बनवाना चाहती है। रमा ने तत्परता से कहा, हाँ, बना क्यों नहीं सकता? इससे बहुत अच्छे बना सकता है। रतन, इस जोड़े के क्या लिए थे? जल्पा, 800 के थे। कोई हरज नहीं, मगर बिल्कुल ऐसा ही हो, इसी नमूने का। हाँ हाँ, बनवा दूंगा, रमा ने कहा। रतन, मगर भाई, अभी मेरे पास रुपए नहीं हैं। रुपए के मामले में पुरुष महिलाओं के सामने कुछ नहीं कह सकता। क्या वो कह सकता है कि इस वक्त मेरे पास रुपए नहीं है? वो मर जाएगा पर ये उज्र न करेगा। वो कर्ज लेगा, दूसरों की खुशामद करेगा, पर स्त्री के सामने अपनी मजबूरी न दिखाएगा। रुपए की चर्चा को ही वो तुच्छ समझता है। जल्पा पति की आर्थिक दशा अच्छी तरह जानती थी, पर यदि रमा ने इस समय कोई बहाना कर दिया होता तो उसे बहुत बुरा मालूम होता। वो मन में डर रही थी कि कहीं महाशय ये न कह बैठे, सर्राफ से पूछ कर कहूँगा। उसका दिल धड़क रहा था। जब रमा ने वीरता के साथ कहा, हाँ हाँ, रुपए की कोई बात नहीं, जब चाहे दे दीजिएगा, तो वो खुश हो गई। रतन, तो कब तक आशा करूं? रमानाथ, मैं आज ही सर्राफ से कह दूंगा, तब भी 15 दिन तो लग ही जाएंगे। जल्पा, अब की रविवार को मेरे ही घर चाय पीजिएगा। रतन ने निमंत्रण सहर्ष स्वीकार किया और दोनों आदमी विदा हुए। घर पहुंचे तो शाम हो गई थी। रमेश बाबू बैठे हुए थे। जल्पा तो तांगे से उतरकर अंदर चली गई। रमा रमेश बाबू के पास जाकर बोला, क्या आपको आए देर हुई? रमेश, नहीं, अभी तो चला आ रहा हूं। क्या वकील साहब के यहाँ गए थे? रमा, जी हाँ, 3 रुपए की चपत पड़ गई। कोई हरज नहीं, ये रुपए वसूल हो जाएंगे। बड़े आदमियों से राह रसम हो जाए तो बुरा नहीं है। बड़े बड़े काम निकलते हैं। एक दिन उन लोगों को भी तो बुलाओ। अब की इतवार को चाय की दावत दे आया हूँ।
रमेश, कहो तो मैं भी आ जाऊं? जानते हो ना, वकील साहब के एक भाई इंजीनियर हैं। मेरे एक साले बहुत दिनों से बेकार बैठे हैं। अगर वकील साहब उसकी सिफारिश कर दें तो गरीब को जगह मिल जाए। तुम ज़रा मेरा इंट्रोडक्शन करा देना, बाकी और सब मैं कर लूँगा। पार्टी का इंतज़ाम ईश्वर ने चाहा तो ऐसा होगा कि मेम साहब खुश हो जाएंगी। चाय के सेट, शीशे के रंगीन गुलदान और फानूस मैं ला दूंगा। कुर्सियाँ, मेज़ें, फर्श सब मेरे ऊपर छोड़ दो। न कुली की ज़रूरत न मजूर की, उन्हीं मूसल चंद को रगड़ दूंगा। तब तो बड़ा मज़ा रहेगा। मैं तो बड़ी चिंता में पड़ा हुआ था, रमानाथ ने कहा। चिंता की कोई बात नहीं, उसी लौंडे को जोत दूंगा। कहूँगा, जगह चाहते हो तो कारगुजारी दिखाओ, फिर देखना कैसी दौड़ धूप करता है। रमानाथ, अभी 2-3 महीने हुए आप अपने साले को कहीं नौकर रखा चुके हैं ना? रमेश, अजी अभी 6 और बाकी हैं, पूरे 7 जीव हैं। ज़रा बैठ जाओ, ज़रूरी चीज़ों की सूची बना ली जाए। आज ही से दौड़ धूप होगी, तब सब चीज़ें जुटा सकूंगा। और कितने मेहमान होंगे? रमानाथ, मेम साहब होंगी और शायद वकील साहब भी आए। ये तो बहुत अच्छा किया, बहुत से आदमी हो जाते तो भब्बड़ हो जाता। हमें तो मेम साहब से काम है, ठलुओं की खुशामद करने से क्या फ़ायदा। दोनों आदमियों ने सूची तैयार की। रमेश बाबू ने दूसरे ही दिन से सामान जमा करना शुरू किया। उनकी पहुंच अच्छे अच्छे घरों में थी। सजावट की अच्छी अच्छी चीज़ें बटोर लाए। सारा घर जगमगा उठा। दयानाथ भी इन तैयारियों में शरीक थे। चीज़ों को करीने से सजाना उनका काम था। कौन गमला कहाँ रखा जाए, कौन तस्वीर कहाँ लटकाई जाए, कौन सा गलीचा कहाँ बिछाया जाए, इन प्रश्नों पर तीनों मनुष्यों में घंटों वाद विवाद होता था। दफ्तर जाने के पहले और दफ्तर से आने के बाद तीनों इन्हीं कामों में जुट जाते थे। एक दिन इस बात पर बहस छिड़ गई कि कमरे में आईना कहाँ रखा जाए। दयानाथ कहते थे, इस कमरे में आईने की जरूरत नहीं, आईना पीछे वाले कमरे में रखना चाहिए। रमेश इसका विरोध कर रहे थे। रमा दुविधा में चुपचाप खड़ा था, न इनकी सी कह सकता था न उनकी सी। दयानाथ, मैंने सैकड़ों अंग्रेज़ों के ड्राइंग रूम देखे हैं, कहीं आईना नहीं देखा। आईना श्रृंगार के कमरे में रहना चाहिए, यहाँ आईना रखना बेतुकी सी बात है। रमेश, मुझे सैकड़ों अंग्रेज़ों के कमरे देखने का अवसर तो नहीं मिला, लेकिन 2-4 ज़रूर देखे हैं और उनमें आईना लगा हुआ देखा। फिर क्या ये ज़रूरी बात है कि इन ज़रा ज़रा सी बातों में भी हम अंग्रेज़ों की नकल करें? हम अंग्रेज़ नहीं, हिंदुस्तानी हैं। हिंदुस्तानी रईसों के कमरे में बड़े बड़े आदमकद आईने रखे जाते हैं। ये तो आपने हमारे बिगड़े हुए बाबुओं की सी बात कही, जो पहनावे में, कमरे की सजावट में, बोली में, चाय और शराब में, चीनी की प्यालियों में, गरज दिखावे की सभी बातों में तो अंग्रेज़ों का मुँह चढ़ाते हैं। लेकिन जिन बातों ने अंग्रेज़ों को अंग्रेज़ बना दिया और जिनकी बदौलत वो दुनिया पर राज करते हैं, उनकी हवा तक नहीं छू जाती। क्या आपको भी बुढ़ापे में अंग्रेज़ बनने का शौक चर्राया है? दयानाथ अंग्रेज़ों की नकल को बहुत बुरा समझते थे। ये चाय पार्टी भी उन्हें बुरी मालूम हो रही थी। अगर कुछ संतोष था तो यही कि 2-4 बड़े आदमियों से परिचय हो जाएगा। उन्होंने अपनी ज़िंदगी में कभी कोट नहीं पहना था। चाय पीते थे मगर चीनी के सेट की कैद न थी। कटोरा, कटोरी, ग्लास, लोटा, तसला, किसी से भी उन्हें आपत्ति न थी। लेकिन इस वक्त उन्हें अपना पक्ष निभाने की पड़ी थी। बोले, हिंदुस्तानी रईसों के कमरे में मेज़ें कुर्सियां नहीं होती, फर्श होता है। आपने कुर्सी मेज़ लगाकर इसे अंग्रेज़ी ढंग पर तो बना ही दिया। अब आईने के लिए हिंदुस्तानियों की मिसाल दे रहे हैं। या तो हिंदुस्तानी रखिए या अंग्रेज़ी। ये क्या कि आधा तीतर आधा बटेर। कोट पतलून पर चौगचिया टोपी तो नहीं अच्छी मालूम होती। रमेश बाबू ने समझा था कि दयानाथ की ज़बान बंद हो जाएगी, लेकिन ये जवाब सुना तो चकराए। मैदान हाथ से जाता हुआ दिखाई दिया तो बोले, तो आपने किसी अंग्रेज़ के कमरे में आईना नहीं देखा? भला ऐसे 10-5 अंग्रेज़ों के नाम तो बताइए।
एक आपका वही किरंटा हेड क्लर्क है। उसके सिवाय और किसी अंग्रेज के कमरे में तो शायद आपने कदम भी न रखा हो। उसी किरंटे को आपने अंग्रेजी रुचि का आदर्श समझ लिया। खूब। दयानाथ, ये तो आपकी जबान है। उसे किरंटा, चमरेशियन, पिलपिली जो चाहे कहें, लेकिन रंग को छोड़कर वो किसी बात में अंग्रेजों से कम नहीं, और उसके पहले तो यूरोपियन था। रमेश इसका कोई जवाब सोच ही रहे थे कि एक मोटर कार द्वार पर आकर रुकी और रतनबाई उतरकर बरामदे में आई। तीनों आदमी चटपट बाहर निकल आए। रमा को इस वक्त रतन का आना बुरा मालूम हुआ। डर रहा था कि कहीं कमरे में न चली आए, नहीं तो सारी कलई खुल जाए। आगे बढ़कर हाथ मिलाता हुआ बोला, आइए, ये मेरे पिता हैं और ये मेरे दोस्त रमेश बाबू। लेकिन उन दोनों सज्जनों ने न हाथ बढ़ाया और न ही अपनी जगह से हिले। सकपका ऐसे खड़े रहे। रतन ने भी उनसे हाथ मिलाने की जरूरत न समझी। दूर ही से उनको नमस्कार करके रमा से बोली, नहीं, बैठूंगी नहीं, इस वक्त फुर्सत नहीं है, आपसे कुछ कहना था। ये कहते हुए वो रमा के साथ मोटर तक आई और आहिस्ता से बोली, आपने सर्राफ से कह तो दिया होगा? रमा ने निसंकोच होकर कहा, जी हाँ, बना रहा है। रतन, उस दिन मैंने कहा था अभी रुपए न दे सकूंगी, पर मैंने समझा शायद आपको कष्ट हो, इसीलिए रुपए मंगवा लिए। 800 चाहिए ना? जल्पा ने कंगन के दाम 800 बताए थे। रमा चाहता तो इतने रुपए ले सकता था, पर रतन की सरलता और विश्वास ने उसके हाथ पकड़ लिए। ऐसी उदार निष्कपट रमणी के साथ वो विश्वासघात नहीं कर सका। वो व्यापारियों से 2-2, 4-4 आने लेते जरा भी न झिझकता था। वो जानता था कि वो सभी ग्राहकों को उल्टे छुरे से मूंढते हैं। ऐसों के साथ ऐसा व्यवहार करते हुए उसकी आत्मा को लेश मात्र भी संकोच न होता था। लेकिन इस देवी के साथ ये कपट व्यवहार करने के लिए किसी पुराने पापी की जरूरत थी। कुछ सकुचाया हुआ बोला, क्या जल्पा ने कंगन के दाम 800 बतलाए थे? उसे शायद याद न रही होगी। उसके कंगन 600 के हैं। आप चाहें तो 800 का बनवा दूं? रतन, नहीं, मुझे तो वही पसंद है, आप 600 का ही बनवाइए। उसने मोटर पर से अपनी थैली उठाकर 100-100 रुपए के 6 नोट निकाले। रमा ने कहा, ऐसी जल्दी क्या थी? चीज तैयार हो जाती तब हिसाब हो जाता। रतन, मेरे पास रुपए खर्च हो जाते, इसीलिए मैंने सोचा आपके सिर पर लाद आऊं। मेरी आदत है कि जो काम करती हूँ जल्द से जल्द कर डालती हूँ, विलंब से मुझे उलझन होती है। ये कहकर वो मोटर पर बैठ गई और मोटर हवा हो गई। रमा संदूक में रुपए रखने के लिए अंदर चला गया तो दोनों वृद्धजनों में बातें होने लगीं। रमेश, देखा? दयानाथ, जी हाँ, आंखें खुली हुई थीं। अब मेरे घर में भी वही हवा आ रही है, ईश्वर ही बचाए। रमेश, बात तो ऐसी ही है, पर आजकल ऐसी ही औरतों का काम है। जरूरत पड़े तो कुछ मदद तो कर सकती हैं। बीमार पड़ जाओ तो डॉक्टर को तो बुला के ला सकती हैं। यहाँ तो चाहे हम मर जाएं, तब भी क्या मजाल कि स्त्री घर से बाहर पाँव निकाले। दयानाथ, हमसे तो भाई ये अंग्रेजियत नहीं देखी जाती। क्या करें, संतान की ममता है, नहीं तो यही जी चाहता है कि रमा से साफ कह दूं, भैया अपना घर अलग लेकर रहो। आंख फटी, पीर गई। मुझे तो उन मर्दों पर क्रोध आता है जो स्त्रियों को यूं सिर पर चढ़ाते हैं। देख लेना, एक दिन ये औरत वकील साहब को दगा देगी। रमेश, महाशय, इस बात में मैं आपसे सहमत नहीं हूं। ये क्यों मान लेते हो कि जो औरत बाहर आती जाती है वो जरूर ही बिगड़ी हुई है? मगर रमा को मानती बहुत है। रुपए न जाने किस लिए दिए। दयानाथ, मुझे तो इसमें कुछ गोलमाल मालूम होता है। रमा कहीं उससे कोई चाल न चल रहा हो। इसी समय रमा भीतर से निकला आ रहा था। अंतिम वाक्य उसके कान में पड़ गया। भौहें चढ़ाकर बोला, जी हाँ, जरूर चाल चल रहा हूं। उसे धोखा देकर रुपए ऐंठ रहा हूं। यही तो है मेरा पेशा।
दयानाथ ने झेंपते हुए कहा। तो इतना बिगड़ते क्यों हो? मैंने ऐसी तो कोई बात नहीं कही। रमानाथ, पक्का जालिया बना दिया। और क्या कहते? आपके दिल में ऐसी शुभा क्यों आया? आपने मुझ में ऐसी कौन सी बात देखी जिससे आपको ये ख्याल पैदा हुआ? मैं ज़रा साफ सुथरे कपड़े पहनता हूँ, ज़रा नई प्रथा के अनुसार चलता हूँ। इसके सिवाय आपने मुझ में कौन सी बुराई देखी? मैं जो खर्च करता हूँ, ईमान से कमा कर खर्च करता हूँ। जिस दिन धोखे और फरेब की नौबत आएगी, जहर खाकर प्राण दे दूंगा। हाँ, ये बात है कि किसी को खर्च करने की तमीज़ होती है, किसी को नहीं होती। वो तो अपनी अपनी सुबुद्धि है। अगर इसे आप धोखेबाजी समझें तो आपको अख्तियार है। जब आपकी तरफ से मेरे विषय में ऐसे संशय होने लगे तो मेरे लिए यही अच्छा है कि अपने मुंह पे कालिख लगाकर कहीं निकल जाऊं। रमेश बाबू यहाँ मौजूद हैं। आप इनसे मेरे विषय में जो कुछ चाहे पूछ सकते हैं। ये मेरी खातिर झूठ न बोलेंगे। सत्य के रंग में रंगी हुई इन बातों ने दयानाथ को आश्वस्त कर दिया। बोले, जिस दिन मुझे मालूम हो जाएगा कि तुमने ये ढंग अख्तियार किया है, उसके पहले मैं मुख में कालिख लगाकर निकल जाऊंगा। तुम्हारा बढ़ता हुआ खर्च देखकर मेरे मन में संदेह हुआ था। मैं इसे छिपाता नहीं हूँ, लेकिन जब तुम कह रहे हो तुम्हारी नीयत साफ है तो मैं संतुष्ट हूँ। मैं केवल इतना ही चाहता हूँ कि मेरा लड़का चाहे गरीब रहे पर नीयत न बिगाड़े। मेरी ईश्वर से यही प्रार्थना है कि वो तुम्हें सत पथ पर रखे। रमेश ने मुस्कुराकर कहा, अच्छा, ये किस्सा तो हो चुका। अब ये बताओ, उसने तुम्हें रुपए किस लिए दिए? मैं गिन रहा था, 6 नोट थे, शायद 100-100 के थे। रमानाथ, ठग लाया हूं। रमेश, मुझसे शरारत करोगे तो मार बैठूंगा। अगर ठगी लाए हो तो भी मैं तुम्हारी पीठ ठोकूंगा। जीते रहो, खूब ठगो, लेकिन आबरू पर आँच ना आने पाए। किसी को कानो कान खबर न हो। ईश्वर से तो मैं डरता नहीं, वो जो कुछ पूछेगा उसका जवाब मैं दूंगा, मगर आदमी से डरता हूँ। सच बताओ, किस लिए रुपए दिए? कुछ दलाली मिलने वाली हो तो मुझे भी शरीक कर लेना। रमानाथ, जड़ाऊ कंगन बनवाने को कह गई हैं। रमेश, तो चलो एक अच्छे सर्राफ से बनवा दूं। ये झंझट तुमने बुरा मोल ले लिया। औरत का स्वभाव जानते नहीं, किसी पर विश्वास तो इन्हें आता ही नहीं। तुम चाहे 2-4 रुपए अपने पास ही से खर्च कर दो, पर वो यही समझेंगी कि मुझे लूट लिया। नेक नामी तो शायद ही मिले, हाँ, बदनामी तैयार खड़ी है। रमानाथ, आप मूर्ख स्त्रियों की बातें कर रहे हैं। शिक्षित स्त्रियां ऐसी नहीं होती। जरा देर बाद रमा अंदर जाकर जल्पा से बोला, अभी तुम्हारी सहेली रतन आई थी। जल्पा, सच? तब तो बड़ी गड़बड़ हो गई। यहां तो कुछ तैयारी भी नहीं थी। कुशल यही रही कि वो कमरे में नहीं आई, कंगन के रुपए देने आई थी। तुमने उनसे शायद 800 रुपए बताए थे, मैंने 600 लिए। जल्पा ने झेंपते हुए कहा, मैंने तो दिल्लगी की थी। जल्पा ने इस तरह अपनी सफाई तो दे दी, लेकिन बहुत देर तक उसके मन में उथल पुथल होती रही। रमा ने अगर 800 रुपए ले लिए होते तो शायद उथल पुथल न होती, वो अपनी सफलता पर खुश होती। पर रमा के विवेक ने उसकी धर्म बुद्धि को जगा दिया था। वो पछता रही थी कि मैं व्यर्थ झूठ बोली। ये मुझे अपने मन में कितनी नीच समझ रहे होंगे। रतन भी मुझे कितनी बेईमान समझ रही होगी। इससे आगे की कहानी जानने के लिए सुनिए गबन का अगला भाग।